Assalamualaikum student. Now we are going to revise the chapter number 1, motion. That is motion. Okay. आपको ये चैप्टर हम पहले से पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे मोशन में रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे, ठीक है। यानी रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या होती है, एक्चुअल में उसको कैसे डिफाइन करते हैं। उससे पहले आपने बहुत सारी मोशन के बारे में पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होती है पिछली क्लासेस में, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इसी तरह की ट्रांसलेशनल मोशन, कई तरह की मोशन इसी तरह की होती है। तो हमने बहुत सारी मोशन पहले से पढ़ रखी है, ठीक है। अब हम जो है जैसे रेक्टिलिनियर मोशन की बात करें तो वो स्ट्रेट लाइन पे जो मोशन होती है उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे। सर्कुलर मोशन, कोई सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऐसी मोशन सर्कुलर मोशन कहलाती है। ऑसिलेटरी मोशन जो होती है, एक जगह से दूसरी जगह अगर रिपीटेड मोशन हो रही है, जैसे पेंडुलम की मोशन होती है, तो उस तरह की मोशन जो होती है वो ऑसिलेटरी मोशन होती है। स्प्रिंग को हम कंप्रेस करके छोड़ दें तो वो कंप्रेस होती है, फिर स्ट्रेच होती है, फिर कंप्रेस होती है, फिर स्ट्रेच होती है। तो इस तरह की मोशन यानी टू एंड फ्रो मोशन जो होती है रिपीटेडली, उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन है। रेस्ट एंड मोशन मेन चीज़ है आपका, रेस्ट या मोशन। रेस्ट जो होगा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंड के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में कहीं पर भी डिस्प्लेस ना हो, अपनी पोजीशन को ना बदले, तो ऐसी कंडीशन रेस्ट कंडीशन कहलाती है। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आपको हम बताएं तो बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद इट टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और सराउंडिंग, ठीक है। तो रेस्ट कंडीशन मतलब ठहरी हुई बॉडी, रुकी हुई बॉडी। मोशन का मतलब होता है उसी का अपोजिट। अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। यानी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम कहेंगे वो बॉडी मोशन में है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपके मोशन का एक्सप्लेन कर रही है, या तो रेस्ट या मोशन। हालांकि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर हम देखें सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे आपको नज़र नहीं आएगी, सब के सब कुछ ना कुछ मोशन कर रही है। जैसे आप बात करें अर्थ पे, अगर हम बैठे हैं तो कोई चीज़ अगर रुकी हुई हमारे सामने नज़र आ रही है तो वो अगर हम अर्थ के बाहर चले जाएं, मून पे चले जाएं, तो अर्थ खुद रोटेट हो रही है, अर्थ खुद रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। तो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि अर्थ पे जितनी चीज़ें वो मोशन में हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी गैलेक्सी मोशन में है, इसी तरह हमारे क्लस्टर्स मोशन में है, मतलब सारी चीज़ें मोशन में है। अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो, ठीक है। जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, आगे जा रही है, तो गाड़ी में हम जितनी चीज़ों को देखेंगे वो सब रेस्ट पे दिखेंगी। जो सीट है, गाड़ी में जो भी चीज़ें रखी हैं वो सब रेस्ट पे दिखेंगी, हमारी खुद की सीट भी रेस्ट पे दिखेगी। लेकिन अगर वही कोई बाहर का बंदा आपको देख रहा है गाड़ी चलाते हुए तो वो कहेगा सब के सब मोशन में है। तो नज़रिया यहाँ पे बदलता रहता है लोगों का देखने का। तो ऐसी कंडीशन सराउंड के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम कहते हैं कि सराउंड के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ ठहरी हुई दिख रही है तो उसको रेस्ट मानेंगे, अदरवाइज़ वो मोशन में होगी। नेक्स्ट है, आपको मोशन को समझने के लिए सबसे पहले क्वांटिटी को समझना पड़ेगा। क्वांटिटी में होता है दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जो होती है ऐसी क्वांटिटी जिसको हम दर्शाने के लिए हमको सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मास हुआ किसी चीज़ का, जैसे हम 1 kg मास कहते हैं। अब 1 kg मास का मतलब ये है कि एक जो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एक क्या है मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड कहलाती है। टाइम हुआ, टाइम का मतलब हम कह रहे हैं 2 सेकंड, 2 घंटा या 3 मिनट, जो भी वो सब जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सब मैग्नीट्यूड है।
तो हम ये सारी चीज़ें जो दर्शाते हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे करके दर्शाते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताते हैं। हम कभी नहीं कहते कि 1 किलो मास जो है वो नॉर्थ की तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा, ऐसा कुछ नहीं कहना है। 1 kg मास है तो वेल डिफाइंड है वो। तीसरा 2 सेकंड किस डायरेक्शन में हो रहा है हम ये थोड़ी बताने जाते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको दर्शाने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है वो स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी यानी इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के इसका है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका अपनी इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में कहीं को खिसक जाना। ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को ट्रांसफ़र हो जाना। तो हम यहाँ पे एक पोजीशन यानी इनिशियल पोजीशन को, शुरुआत की जो आपकी पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं आप कहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं, किधर को खिसके हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमको डायरेक्शन बताना पड़ेगा और कितने मीटर खिसके हैं वो भी बताना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि आप आगे वाले बेंच पे बैठे हैं तो आपसे कहा जाए कि आप 2 सीट छोड़ करके पीछे जाके बैठ जाइए, तो वो क्या है, हमने आपको मैग्नीट्यूड भी दिया और डायरेक्शन भी दिया कि पीछे जाके बैठ जाइए 2 सीट छोड़ करके। तो ऐसी क्वांटिटी ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं कहूँ आप पूरी क्लास में कहीं पे भी जाके बैठ जाइए 2 सीट छोड़ करके, चाहे दाएं चाहे बाएं चाहे कहीं पे भी बैठ जाइए, तो वो क्या है, वो एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी मैंने आपको सिर्फ दी। मैग्नीट्यूड दे दिया कि 2 सीट छोड़ करके कहीं पे भी बैठ जाइए, लेकिन अगर मैंने कह दिया कि आप पीछे ही बैठ जाइए तो इसका मतलब मैंने डायरेक्शन भी दे दिया, वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये आप याद रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट है इसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होती है कोई भी ऑब्जेक्ट जो पाथ लेंथ कवर करता है अपनी मोशन के दौरान उसको कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला, बी पॉइंट को पहुंच गया, इसके दरमियान इसने मान लीजिए 10 मीटर की दूरी तय की, तो ये टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, 10 मीटर की। उसके बाद फिर साउथ की तरफ आया वो 2 मीटर, उसके बाद फिर वो अपना साउथ की तरफ से फिर वेस्ट की तरफ ना मुड़ा, तो फिर उसने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। तो अगर टोटल जर्नी के दौरान सी पे आया देन डी पे आया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है, टोटल जर्नी के दौरान उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, तो हम सब जोड़ देंगे डायरेक्ट, 10 10 + 2 + 2 + 5 दैट इज़ 17 मीटर, 17 मीटर की उसने डिस्टेंस ट्रैवल की। ये होती है डिस्टेंस ट्रैवल, मतलब जितना पाथ लेंथ होती है उसको सब मेज़र कर लेते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रैवल। अब बात आई, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चला, ठीक है, बी पॉइंट को गया, मान लीजिए 10 मीटर गया, उसके बाद फिर उसने सी पॉइंट पे मोशन की, मान लीजिए यहाँ पे उसने 5 मीटर की मोशन की। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस की बात करें तो 10 + 5 हो जाएगा, जो कि 15 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका क्या रहेगा, हमने बताया डिस्प्लेसमेंट होता है द स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन इसकी जो थी ए पॉइंट थी और फाइनल पोजीशन सी पॉइंट, ये इनिशियल थी और ये इनिशियल और ये फाइनल, ठीक है। तो सी पॉइंट फाइनल है। अगर हम स्ट्रेट पाथ मिलाएं इनिशियल टू फाइनल के बीच में तो कुछ AC आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो AC के बीच की जितनी डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। अब आप देख रहे हैं ए से साउथ के डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में
बॉडी मूव की है। तो डायरेक्शन भी हमको इसमें दिख रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में कहाँ को बॉडी डिस्प्लेस की है, तो इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें ए बी सी, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है तो ये हो जाएगा, पाइथागोरस अगर लगाएंगे यहाँ पे तो ए सी क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 125 रूट में 125, ठीक है, रूट में 125 इसका आंसर आएगा। मतलब कहने का है कि ये डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप समझ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो हमेशा डिस्टेंस से कम ही होगी या बराबर होगी, कभी भी वो डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, इसलिए वो डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटी ही होगी, हमेशा कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट मोशन में ही अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात करें, मान लीजिए जैसे एक पॉइंट है, ये ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट कोई मूव किया बी पॉइंट पे, देन वो गया सी पॉइंट पे, ठीक है, यूँ गया फिर यूँ गया, मान लीजिए उसने 10 मीटर की डिस्टेंस की, फिर 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, और फिर उसके बाद वो वापस हुआ, वापस होते होते वो मान लीजिए यहाँ पे वो डी पॉइंट मिला और वापस हुआ वो टोटल मान लीजिए आपका वापस होने में उसने 18 मीटर वापसी की डिस्टेंस उसने कवर की डी तक। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अब देखेंगे। डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ पहले 10 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 18 मीटर, तो ये हो गया 12 और 18 हो गया आपका 30, 10 40 मीटर, 40 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रैवल की। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल और इनिशियल पोजीशन। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है इनिशियल पोजीशन, यहीं से चला था, और ये है फाइनल पोजीशन, डी पॉइंट जो है वो फाइनल पोजीशन आपको दिख रहा है। तो ए और डी के बीच में कितनी डिस्टेंस आपकी बची, वही डिस्प्लेसमेंट होगी। आप देख सकते हैं ए और डी के बीच में टोटल जो है आपकी 12 10 कितनी है, 22 में से 18 घटाएंगे 22 माइनस 18, तो हो जाएगा ये 4 मीटर। तो इसका मतलब 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और 40 मीटर डिस्टेंस कवर्ड है। आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम ही आ रही है हमें। और आप इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन को देख रहे हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डायरेक्शन भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से कुछ हम निकालते हैं। डिस्टेंस जो है ज़ीरो भी हो सकती है अगर पार्टिकल अपनी फिर से इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए। तो आप डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो पार्टिकल की डिस्टेंस कवर्ड तो होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे ज़ीरो कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप अगर देखें, एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मान लीजिए ए पॉइंट से शुरू किया, वो जाते जाते बी पॉइंट पे पहुंचा, देन सी पॉइंट पे पहुंचा, देन डी पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। डी पॉइंट तक वो पहुंचा। अगर इस सर्कल की रेडियस आप मान रहे हैं, मान लीजिए आपकी सर्कल की रेडियस है 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर रेडियस है। तो आप इस तरह से सोचिए कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। तो डिस्टेंस ट्रैवल करने की बात है तो सर्कल की जो जितनी उसने पाथ कवर किया है उसको हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ तक, देन बी तक। तो अगर हम बात करें टोटल सर्कल की सरकमफ्रेंस की, तो वो होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई
आर। अब इसमें से हमको 2 पाई आर में से जो 1/4 पार्ट है उसका निकालना पड़ेगा, यानी 1/4 पार्ट जो है उसका हटाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल नहीं आ रहा है, वो 1/4 तक आ रहा है, यानी टोटल 3 हिस्सा सिर्फ वो कवर कर रहा है, एक हिस्सा छोड़ दे रहा है। तो इसका कैसे हम निकालेंगे? एक पार्ट का आप देखिए, एक पार्ट का हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 4, तो 3 पार्ट का 3 इंटू 2 पाई आर अपॉन 4 ये हो जाएगा। तो ये इससे कटेगा 2, तो हो जाएगा 3 पाई आर अपॉन 2, 3/2 पाई आर, ठीक है, 3/2 पाई आर। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस की तो आप समझ सकते हैं 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और नीचे 2 भी है, इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 14 14 2 से कटेगा, 7 से कटेगा 2 आएगा, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा और 22 3 जा कितना आ जाएगा 66। इसका मतलब 66 मीटर की जो है डिस्टेंस ट्रैवल की। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारी डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतनी आएगी, जो कि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, उससे निकालेंगे। ये 14 मीटर, ये 14 मीटर, तो ये √14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ओके बच्चों।